CGPCS सामान्य अध्ययन PYQ एंड MCQ सीरीज हिंदी लेक्चर 33। पहला प्रश्न, एक निम्न में से क्या सही नहीं है? एक, मनुष्य में श्रव्यता का परिसर लगभग 20 हर्ट्ज से 10 के हर्ट्ज है। 2, 10 के हर्ट्ज की आवृत्ति से अधिक की ध्वनियों को पराश्रव्य ध्वनि कहते हैं। 3, भूकंप में मुख्य प्रघाती तरंगों से पहले पराश्रव्य ध्वनियां उत्पन्न होती हैं। ए, 1 और 2। बी, 1 और 3। सी, 1, 2 और 3। डी, केवल 3। इस प्रश्न का उत्तर है सी। पहला कथन सही है, क्योंकि मनुष्य की श्रव्यता का परिसर लगभग 20 हर्ट्ज से 20 के हर्ट्ज तक होता है, न कि 10 के हर्ट्ज तक। दूसरा कथन भी सही है, क्योंकि 10 के हर्ट्ज से अधिक की ध्वनियों को पराश्रव्य ध्वनि अल्ट्रासाउंड कहते हैं। लेकिन तीसरा कथन गलत है, क्योंकि भूकंप में मुख्य प्रघाती प्राइमरी तरंगों से पहले पराश्रव्य ध्वनियां उत्पन्न नहीं होतीं। पराश्रव्य ध्वनियां केवल विशेष उपकरणों के माध्यम से सुनाई देती हैं, न कि भूकंप में। अगला प्रश्न, 2 अगस्त 1932 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने दलितों के प्रतिनिधित्व संबंधी योजना की घोषणा की। इसे 2 कम्युनल अवार्ड के नाम से जाना जाता है। गांधी जी ने इस योजना के विरोध में किस जेल में आमरण अनशन आरंभ कर दिया? ए, अहमदनगर जेल। बी, बॉम्बे सेंट्रल जेल। सी, यरवदा जेल। डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का उत्तर है सी। अगस्त 1932 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री रामसे मैकडोनाल्ड ने दलितों के लिए पृथक निर्वाचनी प्रणाली की घोषणा की, जिसे कम्युनल अवार्ड कहा गया। महात्मा गांधी ने इस योजना का विरोध करते हुए 1932 में आमरण अनशन शुरू किया। उन्होंने यह अनशन यरवदा जेल, पुणे में किया था। उनका उद्देश्य था कि दलितों को सामान्य हिंदू मतदाता सूची में शामिल किया जाए, ताकि वे समाज से अलग न हों। अगला प्रश्न, 3 निम्न कथनों को पढ़कर सही विकल्प चुनेना। 1, अधिक ऊंचाई पर उड़ने वाले यात्रियों को आकाश काला प्रतीत होता है। 2, अधिक ऊंचाई पर प्रकीर्णन सुस्पष्ट नहीं होता है। ए, 1 और 2 दोनों सही हैं, परंतु 2, 1 का सही कारण है। बी, 1 और 2 दोनों सही हैं, परंतु 2, 1 का सही कारण नहीं है। सी, 1 सही है तथा 2 गलत है। डी, 1 गलत है तथा 2 सही है। इस प्रश्न का उत्तर है ए। कथन 1 सही है, क्योंकि अधिक ऊंचाई पर वायुमंडल में वायुगतिकीय अंश कम होते हैं, जिससे आकाश काला दिखाई देता है। यह इसलिए होता है क्योंकि सूर्य की रोशनी का प्रकीर्णन स्कैटरिंग कम होता है और प्रकाश का अधिकतम भाग सीधे आंखों में पहुंचता है, जिससे आकाश काला प्रतीत होता है। कथन 2 भी सही है, क्योंकि ऊंचाई पर प्रकीर्णन सुस्पष्ट नहीं होता, जिससे आकाश काला दिखता है। अगला प्रश्न, 4 चार्टर एक्ट 1813 के संदर्भ में क्या सही नहीं है? ए, इस एक्ट ने ईसाई मिशनरियों को भारत आकर प्रबुद्ध करने की अनुमति प्रदान की। बी, इसने ब्रिटिश इंडिया शासित क्षेत्रों पर ब्रिटेन के राजा की प्रभुता को स्थापित किया। सी, इस एक्ट ने चाय का व्यापार सहित ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार व्यापार को समाप्त कर दिया। डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का उत्तर है सी। चार्टर एक्ट 1813 ने ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार पर कुछ प्रतिबंध लगाए, लेकिन चाय के व्यापार सहित उसका एकाधिकार समाप्त नहीं किया। इस एक्ट ने कंपनी को केवल भारत में अन्य व्यापार क्षेत्रों में व्यापार करने की अनुमति दी थी, लेकिन चाय, रेशम और वस्त्र जैसे कुछ व्यापारों पर कंपनी का एकाधिकार बना रहा। इसके अतिरिक्त यह एक्ट ईसाई मिशनरियों को भारत में काम करने की अनुमति देता था और ब्रिटेन के राजा की प्रभुता को स्थापित करता था। अगला प्रश्न, 5 संविधान सभा के संदर्भ में क्या सही है? 1, संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। 2, इसके प्रथम स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। 3, मुस्लिम लीग ने संविधान सभा की प्रथम बैठक का बहिष्कार किया। ए, 1, 2 और 3। बी, 1 और 3। सी,
1 और 2। डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का उत्तर है बी। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। यह कथन सही है। इसके प्रथम स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, न कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सिन्हा ने अस्थायी अध्यक्ष के रूप में कार्य किया था। मुस्लिम लीग ने संविधान सभा की प्रथम बैठक का बहिष्कार किया था। यह भी सही है। अगला प्रश्न 6 सन 1989 में मतदान करने के अधिकार की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संविधान संशोधन के तहत की गई? ए. 61वां संविधान संशोधन अधिनियम। बी. 62वां संविधान संशोधन अधिनियम। सी. 63वां संविधान संशोधन अधिनियम। डी. 64वां संविधान संशोधन अधिनियम। इस प्रश्न का उत्तर है ए। सन 1989 में मतदान करने के अधिकार की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई। यह संशोधन 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1988 के तहत हुआ। इस संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान में 18 वर्ष की आयु से नागरिकों को वोट देने का अधिकार प्राप्त हुआ, जो पहले 21 वर्ष था। इस बदलाव ने लोकतांत्रिक प्रक्रिया में युवाओं की भागीदारी को बढ़ाया। अगला प्रश्न 7 निम्न में से क्या सही है? 1. संविधान के 73वें और 74वें संशोधन के द्वारा संविधान में त्रिस्तरीय सरकार का प्रावधान किया गया। 2. यह व्यवस्था ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। 3. 74वां संविधान संशोधन विधेयक पंचायतों को संवैधानिक मान्यता प्रदान करने से संबंधित है। ए. 1, 2 और 3। बी. 1 और 3। सी. केवल 1। डी. उपरोक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का उत्तर है सी। कथन 1 सही है, क्योंकि संविधान के 73वें और 74वें संशोधन के द्वारा भारत में त्रिस्तरीय सरकार, केंद्र, राज्य और स्थानीय का प्रावधान किया गया था। कथन 2 गलत है, क्योंकि यह व्यवस्था ऑस्ट्रेलिया के संविधान से नहीं, बल्कि भारत की अपनी आवश्यकता और पद्धतियों के आधार पर बनाई गई थी। कथन 3 भी गलत है, क्योंकि 74वां संविधान संशोधन विधेयक नगरपालिका के लिए संवैधानिक मान्यता प्रदान करता है, न कि पंचायतों के लिए। अगला प्रश्न 8 भारत और बांग्लादेश के बीच भूभाग क्षेत्रों के आदान प्रदान के लिए 100वां संविधान संशोधन अधिनियम 2015 लाया गया। इसके संदर्भ में निम्न में से क्या सही नहीं है? ए. इसके अंतर्गत भारत ने 51 अंतः क्षेत्रों को बांग्लादेश को हस्तांतरित किया, जबकि बांग्लादेश ने 111 अंतः क्षेत्रों को भारत को हस्तांतरित किया। बी. इसके अंतर्गत 6.1 किलोमीटर असीमांकित सीमाई क्षेत्र का सीमांकन किया गया। सी. इसके तहत 4 राज्यों के भूभाग में बदलाव आए। डी. उपरोक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का उत्तर है ए। 100वां संविधान संशोधन अधिनियम 2015 के तहत भारत और बांग्लादेश के बीच भूभाग क्षेत्रों का आदान प्रदान किया गया था। कथन ए गलत है, क्योंकि इसके अंतर्गत भारत ने 111 अंतः क्षेत्रों को बांग्लादेश को हस्तांतरित किया, जबकि बांग्लादेश ने 51 अंतः क्षेत्रों को भारत को हस्तांतरित किया। अन्य कथन सही हैं, जैसे कि 6.1 किलोमीटर असीमांकित सीमाई क्षेत्र का सीमांकन किया गया और 4 राज्यों पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय और त्रिपुरा में भूभाग में बदलाव आया। अगला प्रश्न 9 राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में 1953 में बने जिस पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों को स्वीकार किया गया, उसमें निम्न में से कौन शामिल नहीं था? ए. पट्टाभी सीतामैया। बी. फजल अली। सी. के एम पणिक्कर। डी. एच एन कुंजरू। इस प्रश्न का उत्तर है ए. राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 में गठित किया गया था, जिसकी अध्यक्षता फजल अली ने की थी। इसके सदस्य थे के एम पणिक्कर और एच एन कुंजरू। यह आयोग भारतीय राज्यों के पुनर्गठन के लिए सिफारिशें करता था, जिन्हें बाद में 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत लागू किया गया।
पट्टाभी सीतारमैया आयोग का हिस्सा नहीं थे, इसलिए वह सिफारिशों में शामिल नहीं थे। अगला प्रश्न। 10 केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को दिए जाने वाले विवेकाधीन डिस्क्रिशनरी अनुदान का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? ए. अनुच्छेद 275, बी. अनुच्छेद 281, सी. अनुच्छेद 282, डी. अनुच्छेद 228। इस प्रश्न का उत्तर है सी। केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को विवेकाधीन डिस्क्रिशनरी अनुदान देने का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 282 में किया गया है। इस अनुच्छेद के तहत केंद्र सरकार और राज्य सरकारें दोनों विवेकाधीन अनुदान प्रदान करने के लिए धन आवंटित कर सकती हैं, जो किसी विशेष उद्देश्य के लिए हो सकते हैं, लेकिन इन अनुदानों का वितरण किसी कानूनी बाध्यता से मुक्त होता है।